हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए म्यूजिक के सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय संगीत के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय संगीत के तीन मुख्य भाग जो है वो है गायन, वादन और नृत्य। याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय संगीत के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, गायन, वादन और नृत्य जो है यानी कि नर्तन जो है, ये प्राचीन भारतीय संगीत के तीन मुख्य भाग हैं। और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय संगीत के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? तो गायन, वादन और नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सप्तक और उसके प्रकार का वर्णन करें। तो सप्तक जो है इसमें 7 स्वर होता है, जो कि है सा रे ग म प ध नि। और इसके प्रकार होते हैं 3, जो कि है मर्द सप्तक और उसका मध्य और तार सप्तक। इसको तो अच्छे से याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इस सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 7। और सप्तक के प्रकार कितने होते हैं? तो सप्तक के प्रकार होते हैं 3 और स्वर होते हैं सप्तक में 7। समझ गए? और ये लघुत्तरी में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि सप्तक और उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो इस तरह से याद रखिएगा, सप्तक 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। और उसके 3 प्रकार होते हैं सप्तक के, जो कि मध्य और तार सप्तक। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधर्व संगीत का अर्थ क्या होता है। तो गंधर्व संगीत वह संगीत है जो कि शास्त्रीय और देवताओं से संबंधित है। तो ऐसा संगीत जो कि शास्त्रीय और देवताओं से संबंधित होता है, उसी को कहा जाता है गंधर्व संगीत। अगला क्वेश्चन है, राग क्या होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राग जो है ये संगीत का वह स्वरूप है जिसके स्वरों का विशिष्ट क्रम होता है और भाव होता है। सिंपल सा याद रखना है कि राग क्या होता है। तो राग संगीत का वह स्वरूप है जिसमें कि स्वरों का एक विशिष्ट क्रम होता है और एक विशिष्ट भाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो राग कहा जाता है। जिसमें स्वर का एक क्या होगा? तो विशिष्ट यानी कि खास क्रम होगा और खास भाव होगा, उसी को राग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग की पहचान कैसे की जाती है। तो अभी तो ये समझ लिए कि राग कहते किसे हैं, लेकिन हम राग की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो राग की पहचान हम उसके आरोह से, अवरोह से, वादी से, संवादी से और समय के अनुसार से करते हैं। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय दे, राग केदार का संक्षिप्त में परिचय दे, तो आपकी क्या क्या लिखते हैं कि राग केदार का वादी क्या है, संवादी क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, उसके गाने बजाने का समय क्या है। तो वैसे ही आपको किसी भी राग की पहचान कैसे करनी है, तो उसका आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, वादी संवादी क्या होता है, उसका गाने बजाने का समय क्या होता है, ये हम जब देखेंगे उससे हमें उस राग की पहचान हो जाएगी। समझ गए? तो याद रखिएगा, राग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, राग की पहचान कैसे की जाती है। तो राग की पहचान के लिए हम राग में देखते हैं आरोह को, अवरोह को, वादी, संवादी और समय के अनुसार को। समझ गए? अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं। तो जो राग संधि के समय सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय में गाया जाता है, उसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में गाया जाता है, उसे ही संधि प्रकाश राग कहते हैं। जैसे कि राग यमन, ये कब गाया जाता है? तो सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद, यानी कि रात में गाया जाता है राग यमन को। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं। तो वैसे राग को संधि प्रकाश राग कहते हैं जो कि सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद, सिंपल सा रात में जो बजाया जाता है राग, उसी को कहा जाता है संधि प्रकाश राग। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, राग यमन के जो गाने और बजाने का समय वह है रात्रि का ही। समझ गए? और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए, वे लोग आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा और अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं, उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूजिक का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, और साथ ही साथ म्यूजिक में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कई बच्चे गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं या क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं। तो बुक से पढ़ते हैं फिर तो ठीक है, बुक मतलब कौन सा बुक, जो एनसीईआरटी बुक होता है उससे अगर आप पढ़ते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन जो गेस्ट पेपर होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उससे अगर आप पढ़ने लगते हैं तो उसमें आप मिला के देखिएगा, उसमें आपको अगर 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें आपसे 5 से 7 क्वेश्चन गलत ही दिया हुआ रहता है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो या
गेस्ट पेपर हो, इसलिए आप किसी भी चीज़ से पढ़ें, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर से तो खास रूप से नहीं पढ़ना है, समझ गए। क्योंकि अगर आप जैसे एग्जाम में 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से आपको बनाना है 35 ऑब्जेक्टिव, और 35 ऑब्जेक्टिव अगर बनाते हैं आप पूरा का पूरा गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़ के, हो सकता है क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर से सारा क्वेश्चन मिल भी जाए, लेकिन अगर मिल भी जाने के बाद ना 5 से 7 क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत पढ़ के जाएंगे। मेन यही रीजन हो जाता है कि गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है, उसका ऑप्शन जो होता है वो आंसर ही गलत दे देता है, समझ गए। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक और जो गेस्ट पेपर है उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एनसीईआरटी जो बुक होता है उससे पढ़ सकते हैं, और नहीं आप चाहें तो आप ये नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है हर एक टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है आपके एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसकी की संख्या 400 रहेगी। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, समझ गया। और पिछला साल में जो भी प्रश्न पूछा गया वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है वो केवल और केवल आपको 30 रुपये में मिल रहा है। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे, तो वो देख लीजिए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। जैसे आप 30 रुपये पे करते हैं इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। मतलब सिंपल सा, इसी नंबर पे आपको पे करना है, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको जो आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इतना कर लेने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी देंगे आपको वो सब कर लेने के बाद, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी से, और सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है हर एक टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी सिंपल सा है कि अगर आप इसको कर लेते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्वर और उसके प्रकार को समझाइए। तो स्वर तो 7 होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो सारे, ग, म, प, ध, नि, ये होते हैं स्वर के प्रकार। ये जो होते हैं उसके प्रकार, स्वर जो होते हैं वो तो 7 होते हैं, और उसके प्रकार कितने हैं, तो ये शुद्ध, कोमल और तीव्र, ये स्वर के प्रकार हैं। इसको याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वर और उसके प्रकार को समझाइए। तो स्वर 7 होते हैं जो कि याद रखना है, सारे, ग, म, प, ध, नि, और इसमें के जो प्रकार हैं स्वर के वो होते हैं शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल क्या होता है। तो ताल स्वरों की माप या समय का निर्धारण करती है, यह लय और गति के आधार है। ताल आखिर है क्या, तो ताल क्या करती है, तो ताल स्वरों की माप या समय का निर्धारण करती है, और यह जो है, ये जो ताल होता है ये लय और गति का आधार होता है। सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा छोटा आंसर, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। आपके एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो केवल और केवल 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से लेकर के 40 वर्ड में ही लिखना होता है। तो इतना छोटा ही आपको लिखना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो आप देखते होंगे क्वेश्चन बैंक या किसी बुक में बड़ा बड़ा आंसर, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ड में लिख सकते हैं, और कम से कम 20 वर्ड में आपको लिखना है। सिंपल सा अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रुत और विलंबित लय का अंतर बताइए। तो द्रुत लय तेज गति का होता है, जबकि विलंबित लय जो होता है ये धीमी गति का होता है। सिंपल सा है कि द्रुत लय कैसा होता है, तो द्रुत लय जो होता है ये तेज गति का होता है, जबकि विलंबित लय जो होता है ये धीमी गति का होता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जा सकता है कि विलंबित लय में धीमी गति का उपयोग, विलंबित लय जो है इसमें किस गति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में 4 रहेगा, तेज गति, धीमी गति, उसके बाद रहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर सभी। तो क्या याद रखिएगा, विलंबित लय में धीमी गति का उपयोग किया जाता है और द्रुत लय में तेज गति का, समझ गए। और लघुत्तरीय में आपसे इस तरह से पूछेगा कि द्रुत लय और विलंबित लय का अंतर बताइए, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद और ख्याल में अंतर बताइए। तो ध्रुपद शास्त्रीय संगीत का प्राचीन अंग है, जबकि ख्याल जो है ये अधिक लचीला और आधुनिक है। सिंपल सा है कि ध्रुपद जो है ना शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन अंग है, जबकि ख्याल जो है ये अधिक लचीला और आधुनिक है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी क्या है। ठुमरी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जिसमें कि भावपूर्ण और हल्के गीत गाए जाते हैं। ठुमरी क्या होता है, तो ठुमरी जो है शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। सिंपल सा याद रखना है कि ठुमरी की संगीत शैली का है, तो शास्त्रीय संगीत की एक शैली है ठुमरी, और जिसमें कि क्या होता है, तो भावपूर्ण और हल्के गीत जो होते हैं उसी को गाया जाता है ठुमरी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, तान और उसके प्रकार को समझाइए। तो तान रागों में स्वरों की गति को कहते हैं, और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो सरल तान, गमक तान और मीठ तान। याद रखिएगा तान कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो सरल तान, गमक तान और मीठ तान। और तान जो है राग में स्वरों की गति को कहते हैं। राग में जो स्वर का गति होता है ना, जो किसी भी राग में स्वर का गति होगा उसी को हम लोग तान कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं जो कि आपको लघुत्तरीय में इस तरह से लिख देना है।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा वाद्य यंत्र से रिलेटेड। तो वाद्य यंत्र याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो तत्व वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र, सुषीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो याद रखना है वाद्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाद्य यंत्र जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र, सुषीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है तबला और पखावज में क्या अंतर है। तो तबला एक आधुनिक तालवाद्य है, जबकि पखावज जो है एक प्राचीन वाद्य है। इसे ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। सिंपल है, तबला और पखावज में क्या अंतर होता है। तो तबला एक आधुनिक तालवाद्य है, जबकि पखावज क्या है, तो प्राचीन है। तबला जो है आधुनिक है यानी कि मॉडर्न है, और पखावज क्या है, तो प्राचीन वाद्य यंत्र है। समझ गए, इसे ध्रुपद में ही प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा सरोद का संक्षिप्त में वर्णन करें। सरोद अब क्या होता है, तो सरोद एक ताड़ वाद्य यंत्र है। अभी देखे थे ना वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो सरोद जो है ये ताड़ वाद्य यंत्र है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सरोद किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या याद रखिएगा, सरोद ताड़ वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कि बजाने में मेटल की अंगुलियों का उपयोग होता है। जिससे कि बजाने में मेटल की अंगुलियों का उपयोग होता है सरोद में। समझिए, सरोद वाद्य यंत्र को बजाने में। अगला क्वेश्चन है तानसेन का योगदान क्या है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आपको करवाएंगे उसमें आपको डिटेल्स और बता देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इतना आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि तानसेन का क्या योगदान था। तो तानसेन अकबर के दरबार में एक महान गायक थे, जिन्होंने कि राग दीपक और राग मेघ मल्हार का विकास किया था। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में महान गायक थे, जिन्होंने कि राग दीपक राग मेघ मल्हार का विकास किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि राग दीपक का विकास किसने किया था, तो याद रखिएगा तानसेन ने। राग मेघ मल्हार का विकास किसने किया था, तो तानसेन ने। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन थे। तो पंडित रविशंकर जो एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, जिन्होंने कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई थी। पंडित रविशंकर कौन थे, तो पंडित रविशंकर जो थे एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर किस चीज़ का वादन करते थे, तो सितार वादन करते थे। जिन्होंने कि यानी कि पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है इसको विश्व के स्तर पर पहचान दिलवाई थी। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का क्या योगदान था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत का अंग बनाया। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को भी इंपॉर्टेंट था, उसको भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का क्या योगदान था, तो बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत का अंग बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा लोक संगीत क्या है। तो लोक संगीत वह संगीत है जो लोक जीवन और परंपराओं पर आधारित होता है। सिंपल सा है, लोक संगीत क्या है, तो लोक संगीत वह संगीत है जो कि लोक जीवन और परंपराओं पर ही आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है भक्ति संगीत का क्या महत्व है। तो भक्ति संगीत जो है ईश्वर की स्तुति के लिए गाया जाता है। भक्ति संगीत जो होता है ना, ईश्वर की पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए गाया जाता है और आत्मा को ये शांति प्रदान करता है भक्ति संगीत। अगला क्वेश्चन है नाट्य संगीत का वर्णन करें। तो नाट्य संगीत रंगमंच में गाए जाने वाले गीत हैं जो कि नाटक की कथा को बढ़ाते हैं। सिंपल सा है कि नाट्य संगीत का वर्णन करें। तो नाट्य संगीत जो है ये रंगमंच पर गाए जाने वाले गीत होते हैं जो कि नाटक की कथा को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रुति और स्वर का संबंध बताइए। तो श्रुति वह ध्वनि है जिसे कान से सुना जा सकता है और स्वर श्रुतियों का संगठित रूप होता है। सिंपल सा है कि श्रुति और स्वर ये दो हैं, श्रुति और स्वर, इन तीनों का संबंध क्या है। तो इन दोनों का ये संबंध है कि श्रुति वह ध्वनि है जिसे कि कान से सुना जा सकता है और स्वर जो है वो श्रुतियों का संगठित एक रूप होता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा गायन और वादन में क्या अंतर है। तो गायन में स्वर का प्रयोग मुख से होता है, जबकि वादन में वाद्य यंत्रों से होता है। सिंपल सा है कि गायन में क्या होगा, हम गा करके मुख से अपना गाएंगे और वादन में क्या करेंगे, बजाएंगे, यानी कि वाद्य यंत्र जो होता है उसको बजाएंगे। सिंपल सा है, गायन में स्वर का प्रयोग मुख से होता है यानी कि मुंह से होता है और वादन में वाद्य यंत्र जो होते हैं उसको बजाते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन है स्वर और राग का क्या संबंध है। तो राग स्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक विशेष भाव को उत्पन्न करता है। स्वर और राग का क्या संबंध है। तो राग स्वरों का एक ऐसा समूह होता है जो कि क्या करता है, तो एक विशेष भाव को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूजन संगीत क्या होता है। तो फ्यूजन संगीत में विभिन्न संगीत शैलियों का सम्मिलन किया जाता है। फ्यूजन संगीत में क्या होता है, तो विभिन्न संगीत शैलियों का सम्मिलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल्मी संगीत की विशेषताएं क्या है। तो फिल्मी संगीत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गीत और धुन का प्रयोग करता है।
फिल्मी संगीत जो है ये भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो गीत और धुन का प्रयोग करता है। फिल्मी संगीत में जानते हैं, यानी कि फिल्म जो होता है, मूवी जो होता है, उसमें म्यूजिक किस तरह का होता है, उसमें जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, वो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, तो गीत को गाता है और धुन का प्रयोग करता है। होता है ना कि किसी गाना का बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया तो वो हो गया धुन, और जो गाया जाता है, जो शब्द होते हैं, वही हो गया क्या, तो गीत हो गया। अगला क्वेश्चन है, पॉप संगीत क्या है। पॉप संगीत जो है आधुनिक और लोकप्रिय धुनों पर आधारित होता है। पॉप संगीत क्या है, तो ये आधुनिक है और लोकप्रिय धुनों पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। संगीत का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो संगीत तनाव को कम करता है, मन को शांति प्रदान करता है और ध्यान केंद्रित करता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा कि संगीत का क्या क्या लाभ है। अब ऑप्शन में रहेगा संगीत तनाव को कम करता है, दूसरा ऑप्शन मन को शांति प्रदान करता है, और तीसरा ऑप्शन रहेगा ध्यान केंद्रित करता है, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो आप क्या लगाएंगे, इनमें से सभी। संगीत का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संगीत जो है तनाव को कम करता है, मन को शांति देता है और ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत और ध्यान का क्या संबंध है। तो शास्त्रीय संगीत सुनने से ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा मिलता है। शास्त्रीय संगीत सुनने से क्या होता है, तो ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का महत्व क्या है। तो संगीत शिक्षा व्यक्तित्व विकास, रचनात्मक और आत्म अनुशासन को बढ़ाती है। संगीत का शिक्षा में क्या महत्व होता है, तो संगीत से हमें क्या मिलता है, संगीत शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा संगीत शिक्षा से। रचनात्मक और आत्मा अनुशासन को बढ़ाता है संगीत। समझ गए। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जितना क्वेश्चन आपको करवाए, इसमें से कई सारा क्वेश्चन आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न में भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी, और कई सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझ गए। और अभी तक आप नोट्स नहीं लिए जो आपको ऊपर बताया, तो आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों और आपका सब्जेक्ट अगर म्यूजिक है, आप क्लास 12th में है, तो आप लोगों को जो ऊपर नोट्स बताए वो जरूर ले लेना। उसका प्राइस बता ही चुके हैं, केवल और केवल 30 रुपये, केवल और केवल 30 रुपये पे करके अगर आप उस नोट्स को ले लेते हैं, उसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PYQ है, सबको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके अलावा आपको म्यूजिक में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बुक, कोई भी गेस्ट पेपर, कोई भी क्वेश्चन में या कुछ और भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना आपको ऊपर में बताएं, बस आपको उतना ही कर लेना है। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।